औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सरफ अकबर है और मैं हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर वर्किंग करती हूँ। हाशमानीज़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग आजकल हर वीक हम एक वेबिनार का इनेकाद कर रहे हैं। इसमें हम लोग मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, स्पेशली कोविड-19 के सिनेरियो में, कि जिसमें से तकरीबन हर शख्स आजकल जो है कोविड-19 से मुतासिर नजर आ रहा है और स्पेशली वो लोग जो पहले से ही किसी ऐसी कोमॉर्बिड डिजीज में या ऐसी किसी अंडरलाइंग डिजीज में मुब्तला हैं, तो वो खास तौर पर कोविड-19 की सिविरिटी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन इन रिसेंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19। कि हाइपरटेंशन में मुब्तला जो लोग हैं, जो ऐसे मरीज हैं जो दिल के किसी मर्ज में मुब्तला है या हाइपरटेंशन की उनको बीमारी है, तो किस तरीके से उनको कोविड-19 के सिनेरियो में अपने हाइपरटेंशन को जो है कंट्रोल करना है और कौन कौन सी उनको ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है कि वो अपने आप को जो है कोविड-19 के साथ साथ मुख्तलिफ दिल के अमराज से भी महफूज रख सकें। तो आज जो हमारे दो बहुत ही मोतबर पैनलिस्ट हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास स्पीकर है वो है प्रोफेसर डॉक्टर Abdul Rashid Saab. He is a cardiologist. He is MBBS, FCPS, DIP in cardiology, MD. He is a ex-executive deputy director, KIHD, ex-head of cardiology from KMDC, and he is also a consultant cardiologist at Hashmani's Group of Hospitals. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कीजिए। और सर का आज का टॉपिक है कि हाइपरटेंशन किस तरीके से जो है हमारे लोगों को जो है नुकसान पहुंचा रहा है और किस तरीके से हमें इससे जो है अपनी तरफ से जो है बचाव करना है। तो सर प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सदा फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। मैं हाशमानी ग्रुप में तकरीबन 2 साल से आ रहा हूँ। उससे पहले मैं KIHD में था और अब्बासी शीर हॉस्पिटल में था। तो आज का देखें, आज का जो मसला है वो ये है कि अब तकरीबन हर घर में किसी न किसी को कोविड हो रहा है। उनको नहीं हो रहा तो उनके किसी न किसी जानने वाले को कोविड हो चुका है, ये हो रहा है। और मसला ये है कि बहुत सारे हमारे मरीज ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको या तो ब्लड प्रेशर है या दिल की तकलीफ है। अब मसला ये होता है कि उन्हें कोई ना कोई जब मसले होते हैं तो वो परेशान होते हैं कि क्या दवा खाएं और क्या दवा ना खाएं। ये स्लाइड स्टॉप हो गई। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। स्लाइड आप स्टॉप हो गई, आगे बढ़ नहीं रही। सर आपकी स्क्रीन को तो दिस विल स्टॉप अदर स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, वो स्क्रीन जो है ना वो स्टॉप हो गई है। सर अब आप सेकंड स्क्रीन पे आइए, अपने सेकंड स्लाइड पर। सेकंड वो आ नहीं रही, मैं देख रहा हूँ। अब आ गई। तो बड़े फुल पे नहीं आ रही, हाफ पे आ रही है। ओके जी सर, ठीक है सर, नजर आ रहा है। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि कहना में हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, या तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, दिल की तकलीफ है। और ऐसे वो तमाम पेशेंट जिनको दिल की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो कंफ्यूज हैं कि कौन सी दवाएं खाएं और कौन सी दवाएं ना खाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं बजाय गाइडलाइन प्रॉपर लेने के उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और कम फॉलो करने से क्या होता है, उनको मसला हो जाता है। हमारी जो आज की जो मीटिंग है इसका एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत शॉर्ट है कि पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे, इसमें एपिडोलॉजी, क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी बताने की कोशिश की जाएंगे, आम लोगों को बताया जाए कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है और ब्लड प्रेशर की वजह से और क्या मसले होते हैं, और आखिर में हम बताएंगे उसका मैनेजमेंट क्या है। और कार्डियोवास्कुलर जो खास तौर पे जो हमें वो वजह जिसमें ब्लड प्रेशर होता है उसकी खास जिस्म का हिस्सा होता है या अब एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, जो कि अब तक नून कॉज है, जिसे हम रास सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आखिर में हम थोड़ा सा मैनेजमेंट बताएंगे और ये बताएंगे जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं
और जो स्टाफ है वो किस तरीके से अपने मरीजों को खुद से महफूज रह के इलाज कर सके। देखिए हाइपरटेंशन जो है ना वो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तकरीबन 9.5 मिलियन को तकरीबन 10 मिलियन लोगों की जो डेथ है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। उसकी ब्लड प्रेशर डायरेक्टली नहीं करता, ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली प्रॉब्लम करता है। या तो वो फॉलिश करेगा 51% के अंदर या 45% के अंदर हार्ट अटैक वगैरह करता है। एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर की जो WHO है उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि किसी भी मरीज का अगर ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है ऊपर का और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से ज्यादा है तो इसको हम हाइपरटेंसिव कहते हैं। और इसकी सिर्फ इफ 140/90 का जो ब्लड प्रेशर है आमतौर पर हमारे लोग इसको लिफ्ट नहीं देते और अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो इस ब्लड प्रेशर की शिकार है। पाकिस्तान में भी जो ब्लड प्रेशर की सूरत हाल है बहुत अच्छी नहीं है। अभी जो रिसेंटली सर्वे हुआ था उसमें बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आई थी और उस अलार्मिंग सिचुएशन हमें जो है ना बहुत ज्यादा हमें एक तरीके से जो है ना कहना चाहिए कि खतरे की घंटी बजाती है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि 30 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो 30% और 40 जो क्या नाम है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उनको 40% और जो 50 से ज्यादा उनकी 55% की जो है उनको ब्लड प्रेशर होता है। जो सूरत हाल आई है उसमें ये सूरत हाल है कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तकरीबन 57% लोगों को ब्लड प्रेशर है। यानी कि हर दूसरे आदमी को मर्द या औरत को ब्लड प्रेशर ज्यादा है। खासतौर पे वो एरिया जहाँ पे नमक ज्यादा खाया जाता है और वो नमक खाने की सबसे बड़ी जगह है वो बलूचिस्तान है जहाँ पे वो जो नमक वाला गोश्त काफी इस्तेमाल किया जाता है। अभी वहाँ भी होता है कि उनके बाद पथरी वगैरह उसका भी ज्यादा शराब बढ़ी हुई है तो जिसकी भी किडनी प्रॉब्लम होती है उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी प्रॉब्लम कॉमन होती है। हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एक तो हमको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। जैसे हम कहते हैं कि एक तो वो होता है कि जो मेटाबॉलिक कंडीशन कहलाती हैं जिसके अंदर ओबेसिटी है, डायबिटीज है, रेज लिपिड प्रोफाइल है, कोई और दिल की बीमारी हार्ट अटैक वगैरह हुआ हो या किसी को फॉलिज हुआ हो या किडनी प्रॉब्लम, ये वो कहलाती हैं जिनको हम मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर कहते हैं। बाकी जो क्या नाम है सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं उसके अंदर ये है कि हमारी जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्मोकिंग है या टोबैको लेना है, अल्कोहल का पीना है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का है और अपने ब्लड प्रेशर को शुगर को कंट्रोल में ना रखना और मुरगन गजाएं जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात हमारा मसला ये है कि एक्टिविटी नहीं है। मैं आपको एक अपनी मिसाल दूँ, मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि 99.99% लोग चाहे मर्द हों या खवातीन वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको दिल की बीमारियां और दूसरी बीमारियां होती हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो कोविड शुरू हुआ है ये पिछले साल नवंबर 2019 में चाइना से शुरू हुआ था और उसमें तो चाइना वालों ने तो उसको अपने आप को कंट्रोल में कर लिया। अभी तक हम कोविड की प्रॉपर ट्रीटमेंट को नहीं समझ पाए हैं क्योंकि ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन उससे मसला ये है कि जैसे कि बहुत सारे इस्तेमाल उसमें इफेक्ट होते हैं। कोविड जो है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इस वायरल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि मुझे सबसे प्रॉब्लम है जो ऑटोप्सी वगैरह हुई या आप कहते हैं जिसमें ये पोस्टमार्टम कहते हैं, तो पोस्टमार्टम से अंदाजा हुआ जब देखा गया इटली के अंदर कि इसके जो मेन इशू है वो ये है कि इसमें क्लॉट जमा होते हैं और ये क्लॉट बना के बाद ये क्लॉट जो है रगों में बन सकता है, ये क्या नाम है दिल की रगों में बन सकता है, फेफड़ों की रगों में भी हो सकता है, दिमाग की रगों में हो सकता है, मतलब जिसी में किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो कोविड जो है एक तरीके से थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज है, इसकी वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। अब बहुत ही होता है कि उनको क्या नाम है ये होता क्यों है। तो ऐसे मरीज जिनको क्या नाम है कोविड हो गया और उनको ऑलरेडी दिल की तकलीफ है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो देखिए जो डायबिटिक मरीज होते हैं उनके आम तौर पे जो रगें होती हैं वो सुकड़ी हुई होती हैं, वो प्रॉपरली नहीं होती। ब्लड प्रेशर के मरीजों की भी जो रगें होती हैं सख्त हो चुकी होती हैं। तो इन दोनों क्या नाम है कंडीशन के अंदर अगर कोविड की खुदा हादसा हो जाए और प्रॉपर उसका इलाज नहीं किया जाए, प्रॉपर देखा ना जाए, तो चांसेस ये होते हैं कि क्लॉट जमा होके वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक्चुअली जो कोविड है उसको हम कहा यही आता है कि ये जो है एक तरीके से
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहलाता है, कि जिसमें सांस में तकलीफ होती है। ये और बात है, गुज़िश्ता 1-1.5 साल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से रहम किया है। हम उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए जितने के और ममालिक इफेक्ट हुए हैं। उसकी वजह अल्लाह का करम ही हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है किसी किस्म की प्रॉपर जो है ना वो प्रिवेंशन नहीं करते। लेकिन अब लोगों ने कुछ करनी शुरू की है, तो उसकी वजह से उम्मीद ये है कि ये कोविड और ज़्यादा तेजी से नहीं फैलेगा। एस्टिमेट ये है कि तमाम 18 मिलियन जो पीपल हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर 2016 में इंतकाल हुआ था, जबकि उसमें से जो 31 जो ग्लोबल डेथ थी वो सब की सब हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये मैं डेटा बता रहा हूँ कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज का क्या होता है। और 37% जो है वो क्या नाम है, आपको 2015 की जो फिगर है उसकी सब देखा जाए तो उसमें थी, तो 37 2015 में और 31% जो है 2017 में। अब ऐसा होता है, मतलब क्यों हुआ? उसकी वजह ये है कि जो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपने चीज़ों के ऊपर बड़ा कंट्रोल में किया है, उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो वहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है वो अब नंबर 1 किलर नहीं रहे, वो नंबर 2 हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान में ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये अभी भी नंबर 1 किलर है, और बजाय बजाय कम होने के ये अभी भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह हमें अर्बनाइजेशन है और प्रॉपरली हमारे जो है डाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड की ले तो अब तक तकरीबन कोई 8 करोड़ के करीब लोग जो है वो इससे मुतासर हो चुके हैं, और जो डेथ हैं वो तकरीबन 2 मिलियन की वर्ल्ड हुई है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सूरत जो अभी तक यही है कि तकरीबन 10,000 10,500 करीब डेथ हो चुकी हैं, और तकरीबन 5 लाख के करीब कोविड से मुतासर हो चुके हैं। ये दिखाइए कि कितनी तेजी से चीजें बढ़ रही हैं। और जैसी जैसी होती है कि क्या नाम है, जो कोविड है जहां से शुरू हुआ उन्होंने उसको बड़ी तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। अब आप देखिए ये जो डायग्रामेटिक आप देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है कोविड में वो 13% जो है वो सेकेंडरी टू दी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में जो ब्लड प्रेशर है वो एक मेजर फैक्टर है। ब्लड प्रेशर की जो एक मेजर फैक्टर की वजह से ये तकरीबन आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो कार्डियोवास्कुलर में हुई है। और कार्डियोवास्कुलर को कह लें या सेरेब्रोवास्कुलर कह लें या अगर हम रगों की बात कर लें तो तकरीबन 13% जो डेथ हुई है वो इसी वजह से हुई है। अब कहा जाता है कि ये कहना में जो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो कोविड है वो भी एक्चुअली रास सिस्टम के थ्रू काम करता है। हमने आप लोगों ने सुना होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि AC इनहिबिटर 1 AC 2 यानी वो सिस्टम मौजूद है। ये कोविड जो है वो एक्चुअली A3 के थ्रू काम करता है। इसीलिए अगर उसकी कहा जाता है कि वो तमाम के तमाम मरीज जो कि AC इनहिबिटर या ARB किसी भी सूरत में ले रहे हैं उनको ब्लड प्रेशर की वो अपनी दवा बंद नहीं करें, क्योंकि ये जो कोविड है वो भी इनडायरेक्टली A3 से काम करता है। ये अगर आपने क्या नाम है सिस्टम को छोड़ दिया तो ये तमाम सिस्टम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और उसमें क्या होगा कि पेशेंट में गो इनटू हाइपरटेंशन क्राइसिस, में डेवलप द CVA, में डेवलप द हार्ट अटैक, में डेवलप द एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये तमाम सिस्टम को किया जाता है। और हमने अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है ब्लड प्रेशर के मामले में उसमें हम ये कह सकते हैं कि 95% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। सिर्फ 5 to 10% में जो होती है वो किडनी का प्रॉब्लम होता है, और किडनी के प्रॉब्लम में जब भी इन्वॉल्व होती है तो उसमें RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम जो है ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम की वजह अल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से काम करता है। और यही एक मेजर है कि जितनी भी दवाएं जो लेटेस्ट डेवलप हुई हैं वो इस सिस्टम को सामने रखते हुए डेवलप की गई हैं, और उससे ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आया है। उससे पहले जितनी भी दवाइयां थी सॉरी वो ब्लड प्रेशर की ऐसा दवा नहीं थी, बल्कि उनके साइड इफेक्ट के लिहाज से वो दवाएं कहलाती थी। लाइक जैसे आप बीटा ब्लॉक की बात करेंगे, वेसोडायलेटर की बात करेंगे, डायरेटिक की बात करेंगे, तो वो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं थी, उनका साइड इफेक्ट था। इवन एल्डोमेट जो थी वो ब्लड प्रेशर की दवा नहीं थी, वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम को ड्रॉप करती थी, तो वेसोडायलेशन में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। जो प्रॉपर ब्लड प्रेशर की दवा आई है वो AC इनहिबिटर और ARBs आई हैं। और अगर इस सिस्टम को कंट्रोल ना करे तो आप इस डायग्रामेटिकली देख लीजिए कि ये इट कैन इन्वॉल्व दी कोविड, क्योंकि ये भी इस सिस्टम के थ्रू काम करता है। तो इट कैन इन्वॉल्व दी लंग्स, ब्रेन, और जब लंग में इन्वॉल्व करेगा तो ब्रोंकाइटिस,
ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया या आरडीएस कर सकता है, और हार्ट इन्वॉल्व करेगा तो माइकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, वेस्कुलाइटिस, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, हार्ट फेलियर इसके साथ हो सकता है। ये उसी सिस्टम को हमने जो अभी डिस्कस की है उसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो ये कोविड है वो किस सिस्टम के थ्रू किस तरीके से काम करता है। ये दिस इज द होल इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट विद कोविड-19 के अंदर जितनी रिसर्च हुई है उसमें ये मालूम हुआ कि जो कोविड है वो कौन कौन से आज़ा को इन्वॉल्व करता है। जब हम राज सिस्टम की बात करते हैं तो राज सिस्टम जो है वो लंग्स में भी मौजूद होता है, वो हार्ट में भी मौजूद है, किडनी में भी मौजूद है, उसके अलावा पेरिफेरल में भी मौजूद होता है। तो जो जहां जहां पे राज सिस्टम है वो तमाम राज सिस्टम जो है वो उस सिस्टम को इन्वॉल्व होने की वजह से वो तमाम के तमाम आज़ा जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जितना आप देखिए, और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की बात हो गई है, हार्ट फेलियर की बात हो गई है, ब्लड प्रेशर की बात हो गई है, और अगर एरिथमिया जो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो एरिथमिया भी हो सकते हैं। तो पेशेंट जो है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो खाली अनजाना भी हो सकता है, और उसको एरिथमिया भी हो सकते हैं, जो कि एरिथमिया जो है वो कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं कि गॉड फॉरबिड उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया तो दे और ही में डाई। अब बताइए चला रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरटेंशन, एंजियोटेंसिन, कन्वर्ट एंजाइम टू कोविड-19। ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि क्योंकि जो अभी तक मालूम हुआ है वो ये हुआ कि कोविड जो है वो भी ए सिस्टम के थ्रू काम करता है, तो इस वजह से अगर जब उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसमें वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद देता है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए। अगेन देयर इज नो लेकिन अब ये बात आती है कि एक्चुअली there is no association between circulating level AC2 and use of RAS antagonist। जो क्या नाम है हम जो बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने जो दवाई है ए से ARB, एस होता है एस कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो एस एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्जन होती है उसको वो रोकता है, और उसमें जो एस अवेलेबल होती है उसमें सर्कुलेशन में वो उसको ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर वहां पे उसको क्या नाम है एंजियोटेंसिन को रिसीव करने में रोक देते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। उसमें क्या होता है कि क्या नाम है कुछ जो है अभी भी जो एस है वो सर्कुलेशन में अवेलेबल होता है, और यही जो है वो बाद में प्रॉब्लम दे सकता है और देता भी है। डायग्रामेटिकली हाउ टू एंजियोटेंसिन 1 2 जैसे मैंने बताया किस तरीके से ये सिस्टम जो है ना एक्ट करता है। बिकॉज शॉर्ट टाइम आई एम जस्ट गिविंग वेरी ब्रीफ आउटलाइन। अगर किसी ने पूछना है तो आई कैन गिव इन द डिटेल। राज सिस्टम को हम डिटेल में किसी उसमें वेबिनार में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो राज एंड सिस्टम एंड काउंटर पेंडेमिक ये मालूम है कि एस इनहिबिटर डू नॉट इनहिबिट AC2 बिकॉज एस एंड AST2 आर entirely different enzymes. Although angiotensin 2 type 1 receptor blocker have been suggested to regularize the ACE2, the evidence is not fully consistent and different per angiotensin 2 receptor blocker and per organ। हर organ पे अलग अलग उसका एफिशिएंसी है, क्योंकि अभी तक हम ये एस सिस्टम जो है उस पर रिसर्च चल रही है। 100% अभी तक हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जा रही है वैसे वैसे जो है ट्रस्ट भी बिल्डअप होती जा रही है, नई डेवलप भी हो रही है। तो एम क्या है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। There is no data supporting the ACE inhibitor or angiotensin 2 receptor blocker facilitate coronavirus increasing AC2 expression, but there is no doubt इसमें confirm हुआ है कि जो कोरोना है it acts through the ACE system। Animal data support a potential protective pulmonary and cardiovascular effect of elevated AC2 inhibitor। Treatment with RAS blocker should not be discontinued। इसीलिए कहा है कि जो पेशेंट ऑलरेडी AC inhibitor या ARB ले रहा हो उसको अपने ब्लड प्रेशर के लिए उसको कोविड में अपनी ये दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आप ये दोनों दवाएं बंद कर देंगे तो आप इस सिस्टम को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, और जब खुला छूट जाएगा तो उसका नतीजा ब्लड प्रेशर की ज्यादती, हार्ट फेलियर, दिल की रफ्तार एरिथमिया होना या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बात हमने ऑटोप्सी के अंदर कंफर्म हुई है कि जब किए गए तो उसको किस तरीके से हम उसको देखा गया। अब मतलब ये है कि जो कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल कोर्स ऑफ कोविड-19 में है सीवियर कोविड-19। देखिए
जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, वो आसानी से निकल जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्या नाम बहुत माइल्ड कोविड हुआ और उन्हें बगैर किसी सिम्टम के वो पास आउट हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट दे आर द कैरियर्स। लेकिन जिन अभी भी ये जो अब तक की रिसर्च आई है उसमें ये है कि 80% से ज्यादा लोग उनको सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम होती है और वो उसमें निकल जाते हैं, उन्हें किसी किस्म की दवा की जरूरत नहीं होती, ना हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। सिर्फ 20% ऐसे होते हैं कि जिनको मॉडरेट टू सीवियर प्रॉब्लम होती है और उन्हें कभी कभी डॉक्टर की हेल्प या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पेश आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो डेथ रेशियो है मुख्तलिफ जगह पे, अभी भी जो डेथ रेशियो है वो 2 to 4% से ज्यादा नहीं है। So the severity of COVID infection is associated with the myocardial damage and cardiac arrhythmia. अगर जितना सीवियर कोविड होगा उतना ज्यादा चांसेस ये है कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम या एरिथमिया हो सकती है। तो इसीलिए एंटीवायरल ड्रग जो है वो सीवियर केसेस में दी जाती है ताकि जो वायरल लोड है वो कम से कम किया जाए और उनको जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम से कम हो जाए। अब ये डायग्रामेटिकली ये पॉसिबल मैकेनिज्म है कार्डियक इंजरी का कोविड-19 के साथ। वो वही बात आती है कि एक जो है वो एक्टिवेट होता है, जब एक्टिवेट होता है तो एक सिस्टम जो है वो या तो एरिथमिया करेगा या ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को अनजाना भी हो सकता है, पेशेंट को हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर में जा सकता है और एस्कीमिया की वजह से एरिथमिया हो सकती है। अब उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ कोरोना इन्फेक्शन विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हम करना क्या होता है कि जगह प्राइमरी टारगेट क्या होता है कि हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, अरिथमिया एंड सडन कार्डियक डेथ, ये फैक्टर्स होते हैं कि जो पेशेंट को जो है ना कोविड के में होते हैं। सिग्निफिकेंट जो सेकेंडरी मॉर्बिडिटी है उसमें ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉमन इन्फेक्टेड कोहॉर्ट पेशेंट विद प्री-एक्जिस्टिंग सीवीडी एट हाई रिस्क फॉर एडवर्स। देखिए अगर किसी को ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या उसको प्रॉब्लम और वो अनकंट्रोल्ड है, यानी कि कभी दवा खाता है कभी दवा नहीं खाता या अपने डॉक्टर की बात अमल नहीं करते, तो चांसेस ये हैं खुदा न खास्ता उनको कोविड की कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत ज्यादा है। और ऐसे ही लोग जो हैं उनको जो है कॉम्प्लिकेशन हुई और उसकी वजह से उनकी कुछ लोगों की मतलब डेथ जो रेशो है, अगर आप देखें तो डेथ का रेशो जो है सबसे ज्यादा वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हुआ। अब देखिए कॉमन कार्डियक कॉम्प्लिकेशन सांस में क्या होता है, जब एसी इनहिबिटर होता है की वजह से क्या होता है कि एकदम सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो सकती है, मायोकार्डाइटिस होता है, मतलब जो दिल के पट्टे हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाने को मायोकार्डाइटिस कहते हैं, और साथ में इसको एरिथमिया हो सकते हैं। ये तमाम चीजें इससे करने में सांस से या इससे बहुत कॉमन है और सडन कार्डियक होने की वजह एरिथमिया होती है। अब हाइपरटेंशन का जहां ताल्लुक है, अगर आप इसको कंट्रोल में करेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी देयर इज करंटली नो एविडेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट प्रायर ट्रीटमेंट विद एस और एआरबी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोविड इंटरफेयर। बल्कि ये काम किया है कि अगर कहता है पेशेंट ऑलरेडी दवा ले रहा हो तो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, लेकिन अगर वो नहीं ले रहा तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस हैं या तो दवा छोड़ दी है। तो ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन फॉलोइंग द एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन कि यही है कि वो एस और एआरबी की दवाओं को कंटिन्यू करें और एंटी हाइपरटेंसिव उसके अलावा जो ट्रीटमेंट ले रहे थे वो भी कंटिन्यू करें, उसको बंद नहीं करें। सो सर जैसे पेशेंट का कहने में प्रॉब्लम हो तो दे मस्ट चेक, अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहे, उसको मॉनिटर करते रहे और मॉनिटर करने के बाद अपनी दवाओं को एडजस्ट करें, लेकिन अपनी दवा एडजस्ट जो है वो खुद नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज गो टू द पेशेंट टू द प्राइमरी फिजिशियन। जो प्राइमरी फिजिशियन उनको कहेगा उसके हिसाब से वो अपनी दवा को एडजस्ट करना है, अपने तौर पर दवा को कम या ज्यादा नहीं करना है, काफी कम या ज्यादा खुद करने में आपको नुकसान होने का अंदेशा है। तो प्लीज टेक ओपिनियन ऑफ योर प्राइमरी फिजिशियन फॉर द एडजस्टमेंट इन द हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। ओके, कंटिन्यू। जो आपने ब्लड प्रेशर उसके बाद कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर में क्या है, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं ये तो वो पेशेंट मैंने बताया जो कि घर पे हैं जिनको माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम है। जो हॉस्पिटल पेशेंट है उनका जो मैनेजमेंट है वो एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी के डॉक्टर जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं और उनको अपने आईवी ड्रग से ब्लड प्रेशर जो है वो
कम ज्यादा कर देते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो ओरल मेडिकेशन उनकी एडजस्ट की जाती है, बट दे कीप ऑन द मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो अब आप ये देखिए, ये तो वो बात होगी जहां पे जो लो लबाब है उसका ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट आपने बंद नहीं करनी है, स्पेशली आप एस या ARB ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके अलावा कोई और भी दवा खा रहे थे ब्लड प्रेशर की, वो भी कंटिन्यू करेंगे। किसी भी दवा को कम या ज्यादा नहीं करें, क्योंकि कम या ज्यादा करने में आपको नुकसान है। तो कम या ज्यादा करने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, वो जो आपको दवा में एडजस्टमेंट करे, क्योंकि उसने आपको एग्जामिन किया है, उसने आपको चेक किया है, वो आपको कंडीशन अच्छी जानता है, तो वो आपकी दवा को एडजस्ट करेगा। आप अपने तौर पर खुद डॉक्टर ना बने। दूसरी चीज ये कि क्या नाम है, जो सोशल मीडिया में मुख्तलिफ किस्म की बातें बहुत ज्यादा एक तरीके से उसका फ्लड आया हुआ है, आप तमाम उन बातों में यकीन ना करें। आप उनको कोई भी बात पूछनी है, करना है, तो पहले प्लीज अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, वो आपको सही राय देगा और सही ट्रीटमेंट देगा। अब यहाँ पे मैं चलते चलते मैं बात ये कह दूं कि देखें, ये जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ डॉक्टर के लिए तो है, पेशेंट के लिए तो है, लेकिन डॉक्टर को भी अपना बड़ा ख्याल करना है कि जब कोविड पेशेंट को देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान रखें। आप खुदा न खासा आप इस चीज से कांटेक्ट ना हो। अभी भी देखिए कि कितने फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं जो बेचारे कोविड में मुब्तला हुए, और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 250 डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर शहीद हो चुके हैं। तो आई रिक्वेस्ट माय कलीग कि जितना एक्स्ट्रा केयर ले सकते हैं वो करें। मैं ये कहता हूँ कि जो किसी किस्म की इंटरवेंशन, किसी किस्म में अगर वो लाइफ सेटिंग नहीं है तो उसको पोस्टपोन कर दें, जो कि हम इलेक्टिव इंटरवेंशन की बात करते हैं, और जो कि लाइफ सेटिंग है तो बहरहाल आप अपने तमाम प्रिकॉशन मेजर लेते हुए पेशेंट को ट्रीट कीजिए कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। सो जनरल रिकमेंडेशन, ये तो हेल्थ केयर की बात आ गई। प्रिकॉशन आपने कोविड से बचने की क्या लेनी है, बहुत सिंपल है। सबसे अहम चीज ये, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथों को धोएं, और जितने भी क्राउडेड एरियाज हैं या क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां पे जाने से एहतराज करें। आपकी जो दवाई हैं, आप अगर कोई खाते हैं तो दवाई खाते रहें, शुगर कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए। बहुत सिंपल बात है कि आपको तकरीबन 90% ज्यादा कोविड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनने से ही आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन आप बिल्कुल लिखें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और फिर भी अगर कोई कहना मैं हूँ तो आप हाशमानी ग्रुप के वेबसाइट के ऊपर या ईमेल एड्रेस पर आप सवाल लिखिए, उसका इंशाल्लाह मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल टॉक। बहुत ज्यादा इसमें जो है हमें सीखने को मिला कि किस तरीके से हाइपरटेंशन को हमें मैनेज करना है, और हाइपरटेंशन के साथ साथ हमें कोविड-19 के जो है सिनेरियो में किस तरीके से इसको जो है हमें लेकर चलना है। और स्पेशली जो लोग ऑलरेडी पहले से ही हाइपरटेंसिव किसी बीमारी में या दिल की किसी बीमारी में मुब्तला है, तो उनको किस तरीके से जो है अपने आप को ओवरकम करना है। थैंक यू सो मच सर। Now we have our second speaker, Ms. Kiran Inayat. She is a registered nutritionist from UK, MS Nutritionist with Public Health Management from UK, and she is also a consultant nutritionist Hashmani's group of hospitals. Today her topic is nutrition and diet in hypertensive पेशेंट्स के जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से अपने डाइट को कंट्रोल करना है, और कौन सी ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी है कि उनको जो है अपने वो हाइपरटेंसिव मूड को या फिर किसी भी जो है इस तरह की बीमारी को वो कंट्रोल कर सके। ओवर टू मिस किरण प्लीज। Assalamu alaikum. Thank you for the introduction, Dr. Sadaf and Dr. Abdul Rashid. आपने बहुत अच्छा एलिब्रेट कर दिया हमारे सारे व्यूअर्स को कि किस तरह आपको अपने हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। I'm Kiran Inayat and I'm registered nutritionist and consultant nutritionist at Hasmani Hospital. और today my topic of presentation is nutrition and hypertension.
तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज क्या होती हैं ताकि हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकें, और क्या एसोसिएशन है बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हाइपरटेंशन, व्हाट आर द डिफरेंट डाइटरी पैटर्न्स दैट कैन हेल्प टू मैनेज हाइपरटेंशन, व्हाट इज द लिंक बिटवीन ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, व्हाट इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स आर देयर, और कौन से की न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको हम अप्रोच करके अपने मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से रिलेटेड, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल रशीद ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कितना ज़्यादा ये अभी कोविड की वजह से और इसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाइपरटेंशन को मैनेज करना, और पूरे वर्ल्ड वाइड 25% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो है हमारी वैसे भी हाइपरटेंशन की शिकार है, और अगर हमसे पाकिस्तान की बात करें तो उसमें 33% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो हाइपरटेंसिव है। इसके अंदर सिर्फ कोई एक एक्सपेक्ट नहीं होता, कोई एक ही फैक्टर नहीं होता जिसके अंदर हम देखें या उसको मैनेज करें, इसमें सारी फैक्टर्स को साथ लेके चलना होता है। आपकी पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की इंपॉर्टेंस डॉक्टर अब्दुल रशीद ने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। मैं फर्दर डाइट की और आपके जितने लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करूंगी। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इज देयर एनी लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हाइपरटेंशन। तो बहुत सारी सेवरल रिसर्चेस हुई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी में जैसे 2017 में लैंसेट रिसर्च हुई थी जिसमें 18 कंट्रीज को टारगेट किया था, उसमें अर्बनाइज्ड पॉपुलेशंस को देखा गया था, और उसमें एसोसिएशन देखा गया था बिटवीन डाइटरी न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड लिपिड्स एंड ब्लड प्रेशर्स। तो दे हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। उससे पहले 2013 में लैंसेट की एक रिसर्च थी और वो भी अर्बन पॉपुलेशन पे हुई थी, लेकिन उसमें 21 कंट्रीज को टारगेट किया गया था, और अगेन उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को देखा गया था और उसका एसोसिएशन देखा गया था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ। एक और रिसर्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर जो कि एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश है, 2015 में हुई थी। क्लिनिकल ट्रायल डेटा बेसिस स्टडी थी और इसके अंदर देखा गया था कि डिफरेंट डाइटरी पैटर्न्स जो होते हैं या डाइट प्लान जो होते हैं डिफरेंट तरह के, उनका क्या एसोसिएशन है ऑन हाइपरटेंशन पेशेंट। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर अर्बन सिटीज के अंदर जितने भी किस्म के आपके रह रहे हैं लोग, उनमें हाइपरटेंशन की क्या वो है, मतलब किस तरह हाइपरटेंशन उनके अंदर हो रहा है डाइटरी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए। इसी तरह जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिसिन के अंदर भी ये पब्लिकेशन हुई थी। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी, ये थोड़ा लंबा 1 ईयर तक चली थी। 2014 में स्टार्ट हुई थी, 2015 तक चली थी। इसके अंदर भी अर्बन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था और दे फाउंड अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट डाइटरी पैटर्न्स के, कौन कौन से ऐसे डाइटरी पैटर्न्स होते हैं जो कि हाइपरटेंसिव को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेल नोन डाइटरी पैटर्न है वो डैश डाइट है। डैश डाइट को हम डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट भी कहते हैं। इसके अलावा मेडिटेरियन डाइट है। डैश डाइट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, मेडिटेरियन डाइट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, और एक और डाइट पैटर्न होता है जिसको हम वेजिटेरियन वेगन डाइट प्लान्स कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है इन तीनों में और किस तरह ये साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डैश डाइट की। डैश डाइट इज वन ऑफ द वेल नोन डाइटरी स्ट्रेटजीज फॉर लोइंग ब्लड प्रेशर, और इस डाइटरी पैटर्न में ज़्यादातर एम्फेसाइज किया जाता है रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस सैचुरेटेड फैट्स एंड टोटल फैट। जैसा कि ये इन्फोग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसमें नज़र आ रहा है कि अगर यू वांट टू फॉलो अ डैश डाइट तो आपको किस तरह अपने प्लेट को मैनेज करना है, उसके अंदर कितना पोर्शन साइज आपको ग्रेन्स का रखना है, लाइक 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, कितना वेजिटेबल पोर्शन रखना है, लाइक 1 कप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ईदर कुक और रॉ। उसके अलावा फ्रूट्स आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स के अंदर आप देखें कि 1 मीडियम साइज ऑफ फ्रूट शुड बी इन योर प्लेट। और फिर फैट की तरह जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं तो उसमें आपको फैट फ्री प्रोडक्ट्स और लो फैट फ्री प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए। उसमें आपके घर का योगर्ट भी हो सकता है, बाहर का लो फैट योगर्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा आप मिल्क 1 कप मिल्क भी ले सकते हैं। फिर जब हम पोल्ट्री या लीन मीट्स प्रोटीन की तरफ आते हैं तो फिशेस वगैरह आती हैं, और एट दी एंड नट्स, और ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिग्यूम्स मीन्स दालें, जो आपकी नॉर्मल दालें होती हैं, इनका भी एक पोर्शन साइज होता है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन साइज डैश डाइट के अंदर होता है वो आपकी फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स का होता है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेजी वेगन डाइट प्लान की। वेजी वेगन डाइटरी पैटर्न्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी प्रोटीन यानी कि आपकी जो जितनी भी मीट प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसकी जगह पे लोग ज़्यादातर उनकी जो प्लेट या उनकी जो फूड होता है वो एम्फसाइज कर रहा होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे, वेजिटेरियंस का, और वेगन्स का वो फिर थोड़े से एग्स ले लेते हैं या फिर थोड़े से ग्रीन्स वगैरह की तरफ आ जाते हैं। आप सबको पता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वैसे भी लो इन सोडियम होते हैं, तो लो इन सोडियम का मतलब है कि अब वैसे भी हाइपरटेंसिव पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर सोडियम लेवल्स को हम स्ट्रिक्ट रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, किससे रखते हैं, वो हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई वेजी और वेगन डाइट ले रहा है उसमें वैसे भी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे उनके इन्हिसार है सारा, तो ऑटोमेटिकली उनका लो सोडियम इनटेक है। इसी तरह प्रोटीन भी उनके गुड प्रोटीन जा रहा है। प्रोटीन गुड और बैड क्या होता है, किस तरह का प्रोटीन हाई ब्लड प्रेशर में लेना चाहिए, वो भी हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई थी जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को वेजिटेरियन और वेगन डाइट पे शिफ्ट कर दिया गया था। आधे पार्टिसिपेंट्स को वेजिटेरियन डाइट दी गई थी, आधे पार्टिसिपेंट्स को वेगन डाइट दी गई थी, और उनके अंदर जब उन्होंने रिजल्ट देखे थे तो सिग्निफिकेंटली लो ब्लड प्रेशर हुआ था उनका, और इनका वेट लॉस भी हुआ था। तो अगेन एक बात और मेंशन करूंगी मैं यहाँ पे कि वेट लॉस भी इम्पॉर्टेंट है टू कंट्रोल, टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर्स। अब हम फर्दर मेडिटेरियन डाइट की तरफ आते हैं। मेडिटेरियन डाइट जो है वो मेडिटेरियन सी से ली गई है। तो मेडिटेरियन सी के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके डाइटरी पैटर्न्स को देखते हुए ये मेडिटेरियन डाइट प्लान बनाया गया है। इसके अंदर ये और डैश डाइट प्लान दोनों थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है मेडिटेरियन डाइट प्लान में फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, डैश डाइट प्लान में फैट परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। और मेडिटेरियन डाइट प्लान में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा, जो गुड फैट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे यूज़ किए गए होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंस है कि इसके अंदर ग्रेन्स जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप हियरार्की में देख लें, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, यानी डाइट जो है वो ग्रेन्स, फ्लावर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ये देखते हैं। तो ये डिफरेंस है। और सेकंड ये है कि इसके अंदर फिश बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिश आपको एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अ डे लेनी होती है। क्या फर्दर अगर आपको कस्टमाइज या कोई फर्दर इंक्वायरी है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी अपनी डाइटिशियन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो फर्दर आपको इन डाइट प्लान्स के बारे में गाइड कर सकती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। आपको पता है मोटापा हर बीमारी की जड़ होता है। तो अगर आप मोटे हैं या आपका ओवरवेट है तो आपकी शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगी, आपको इन्फेक्शंस लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी अंदर से चीज़ें रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक आपके शरीयाने इफेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉर्डर लाइन पे आ जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा कभी एकदम कम हो जाएगा, आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे होंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ओबेसिटी के साथ साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप हाइपरटेंसिव भी हैं और आप ओबेसिटी की कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो यू नीड टू लूज योर वेट। ऐसे जैसे एक रिसर्च हुई थी उसके अंदर जो वेट रिडक्शन डाइट पार्टिसिपेंट्स को दी गई थी, जब उनका वेट रिड्यूस हुआ तो उनके ब्लड प्रेशर लेवल्स भी डाउन होना स्टार्ट हो गए थे। बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर उनके डाउन हुए थे। तो अगर हम वेट लॉस डाइट की तरफ भी जाते हैं, अगेन वो डैश डाइट भी हो सकती है, उसके जरिए भी आप वेट लॉस कर सकते हैं, मेडिटेरियन डाइट के जरिए भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपकी जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएंगे और आपके पैरामीटर्स भी नॉर्मल होंगे। अब हम कुछ की फूड ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी जो डाइट होती है वो 2 न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम इतना डेप्थ पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सुपरफिशियल देख लेते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, यानी जितनी भी ग्रेन्स प्रोडक्ट हैं वो सब आ जाती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं उसमें, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स आपको पता है जितनी भी मीट प्रोडक्ट हैं आपकी और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोटीन में आ जाते हैं। फैट्स आपको पता है जितनी भी चिकनाहट वाली चीजें होंगी वो सारे आपके फैट्स हैं। तो अभी जो हाइपरटेंसिव के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो प्रोटीन और फैट्स की है। वो क्यों है, पहले प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूमरस स्टडीज हैव लिंक्ड बीफ, लैम्ब, पोल्ट्री एंड एनिमल फैट और इवन प्रोटीन इन टू हाई ब्लड pressure. A strong inverse and more consistent association has been found in between both blood pressure and dietary protein. तो there is a significant association. इसी तरह फैट्स के अंदर भी देखा गया है कि अगर जो आपके क्लाइंट्स है वो किस किस्म का फैट यूज कर रहे हैं, आप
तो फैट्स की भी कैटेगरी होती है, वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है। देयर आर गुड फैट्स, देयर आर बैड फैट्स, देयर आर मॉडरेट फैट्स, यू कैन ईट देम, बट उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो वो हम अब फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो सारा एविडेंस बेस्ड स्लाइसेस बनाई है मैंने, इसके अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी एविडेंस बेस्ड है साइंटिफिकली। तो जो मैंने रिसर्चेस देखी थी ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, तो सबसे पहले जो रिसर्च थी उसके अंदर मैंने ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि समझाने में ईजी रहेगा, कि उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी, बहुत बड़े पॉपुलेशन साइज को यूज किया था उन्होंने, तो उनके रिजल्ट्स भी काफी सिग्निफिकेंट है। उन्होंने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया प्रोटीन को विद कार्बोहाइड्रेट। तो देयर इज लाइक डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन डायस्टोलिक, यानी ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह फिर जब एक रिसर्च मैंने और देखी, उसके अंदर भी ऐसे ही था कि प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन से रिप्लेस कर दिया गया था। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे जो प्लांट प्रोटीन ले रहे थे, उनके अंदर ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर टेकिंग एनिमल प्रोटीन। और व्हाट आर प्लांट प्रोटीन एंड व्हाट आर एनिमल प्रोटीन्स? सो इसके अंदर आप इजीली देख सकते हो कि प्लांट प्रोटीन कौन कौन से हैं और एनिमल प्रोटीन कौन कौन से हैं। जितनी भी आपके ग्रेन्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स के जरिए और ड्राई नट्स हो गए, इन सब के जरिए जो आपके प्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं वो आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं, और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छे होते हैं। वो उनके किडनी को भी कंट्रोल में रखते हैं, मतलब किडनी एबनॉर्मेलिटीज की तरफ नहीं जाती है आपकी, और आपको उससे फिर अदर फैट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं लाइक नट्स एंड ऑल, वो मैं आपको बताती हूँ। और एनिमल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपको किसी भी किस्म के मीट प्रोडक्ट से मिल रहे होते हैं, यानी एनिमल्स से मिल रहे होते हैं। अब हम फैट्स और हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइमरी ऑलिव्स एंड कैनोला ऑयल्स रिड्यूस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 2.9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दिस इज अ रिसर्च एविडेंस। ओके, इसके बाद देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन ब्लड प्रेशर्स बाय ओमेगा 3 फैटी एसिड कंजम्पशन। अब फैट्स की मैंने आपको बताया था, देयर आर सम गुड फैट्स एंड देयर आर सम बैड फैट्स। तो फैट्स की जो कैटेगरीज है वो फर्दर 3 में डिवाइड होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि आपके हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं। लाइक आप इस तरह समझ लें कि जो भी आप डीप फ्राई चीजें करते हैं, तो जिस ऑयल में आप डीप फ्राई कर रहे होंगे, जब वो इतना पकता है तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो यू आर कंज्यूमिंग ट्रांस फैट, चाहे वो किसी भी किस्म का ऑयल हो, ठीक है। इसके बाद आप सैचुरेटेड फैट देख लें। सैचुरेटेड फैट दो कैटेगरीज में आते हैं, वेजिटेबल फैट्स होते हैं, एक एनिमल फैट्स होते हैं। ये अगेन आप कंज्यूम तो कर सकते हैं, ये इतने हार्मफुल नहीं होते जितने ट्रांस फैट्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए सही, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनके लिए फिर ये सही नहीं होते। ये एक हेल्दी इंडिविजुअल फिर भी कंज्यूम कर सकता है। जो हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर के क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव और अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। उसमें पॉली अनसैचुरेटेड भी आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड भी आते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन्स ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इजीली अवेलेबल है हर कंपनी के, आपको अब तो हर मार्ट में मिल जाते हैं। इसी तरह मोनो अनसैचुरेटेड फैट में आपके ऑलिव ऑयल्स आ जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है, सबको पता है ऑलिव ऑयल कितना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। और डैश डाइट और मेडिटेरियन डाइट दोनों के अंदर ऑलिव ऑयल की जो क्वांटिटी है वही यूज करने के लिए एम्फेसाइज किया गया, उसी को यूज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। अब एक और फूड ग्रुप है जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगी कि ये होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जितनी भी आपकी होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होती है, मल्टी ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, यानी मल्टी ग्रेन ब्रेड्स हो गई, ब्राउन ब्रेड्स हो गई, ब्रांड ब्रेड्स हो गई, ये सारी जो हैं ये आपकी होल ग्रेन प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। ओट्स हो गए, दलिया हो गया, दालें हो गई छिलके वाली, ये सारी की सारी आपकी होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी यूज होती हैं। ये आपकी ओवरऑल बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करती हैं, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं।
अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सोडियम रिस्ट्रिक्ट होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर, यानी जितनी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके अंदर हम सोडियम की रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। और सोडियम की रिस्ट्रिक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि अगेन सोडियम जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपके ब्लड प्रेशर्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो अपर लेवल तक चले जाते हैं। तो जो नॉर्मल लोगों के लिए, जो हेल्दी इंडिविजुअल के रिकमेंडेड डोज है वो 2 ग्राम्स पर डे है, लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनके लिए आप देखें कितना कम है, मतलब लेस देन 1.5 ग्राम्स पर डे, बहुत ही कम यूज करना होता है। अब इसके लिए आप अगर खुद कुक कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, यू कैन काउंट योर सोडियम लेवल्स। लेकिन अगर आपका कोई थर्ड पर्सन कुक कर रहा है या आप कहीं बाहर जाके खाना खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर सोडियम लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके अंदर ये मैंने जो इन्फोग्राम आपके साथ शेयर किया है इसमें आप देख सकते हैं जैसे केन मीट्स और केन प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे फिश केन्स भी आते हैं, ट्यूना वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होता है। जब भी आप, वैसे भी आप ये आदत डाल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, आप जब भी जा रहे हैं कहीं बाहर कोई भी प्रोडक्ट लेने, आप उसकी लेबलिंग ज़रूर पढ़ें, लाजमी पढ़ें, अपनी आदत डालें। जब आप लेबलिंग पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा इसमें कितना ज़्यादा शुगर्स है, कितने ज़्यादा सोडियम्स है, तो आपको वो चीज़ लेनी ही नहीं है। इसी तरह पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, इसके अंदर भी, फ्रेंच फ्राइज के अंदर भी बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। और उसके बाद आपकी जो कॉमनली यूज चीज़ें होती हैं, एक और बहुत कॉमनली यूज है जो मीट टेंडराइजेशन एजेंट्स होते हैं, जो आप मीट को टेंडराइज करने के लिए यूज करते हो, वो भी, उसके अंदर भी आपकी जो सोडियम इंटेक है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो आपको वो भी देख के लेना चाहिए। और सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, इनके अंदर भी काफी हाई अमाउंट में सोडियम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए और जिनकी बेसिस पे हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास है वो नाइट्रेट रिच वेजिटेबल्स है। नाइट्रेट रिच वेजिटेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एविडेंस ने ये शो किया है कि जो वेजिटेबल्स नाइट्रेट रिच होती हैं वो ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मल करती हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी एंडोथीलियल जो रप्चर हो चुकी होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या आपकी ओबेसिटी की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, तो उनको वो इम्प्रूव करती है, उनकी एक तरह से वो हेल्थ प्रोवाइड कर रही होती है उनको। सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं, उनकी भी रिडक्शन, ये सब चीज़ें एक पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो आपको ऐसी वेजिटेबल्स लेनी है जो कि नाइट्रेट रिच वेजिटेबल्स हो, उसके अंदर आपके पास बेसिल लीव्स आ जाते हैं, बीट रूट्स आ जाती हैं, आपका सबसे कॉमन यूज ये जो धनिया होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नाइट्रेट होता है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर जब आप कोई भी खाना पकवा रहे हैं या पका रहे हैं तो आपको उसके अंदर इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी डाइट के अंदर ये चीज़ें नाइट्रेट रिच वेजिटेबल्स आए। इसके बाद सेकंड आती है आयरन न्यूट्रिएंट, उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक रिस्क को भी रिड्यूस करता है और वेजियोडाइलेशन आपकी इंप्रूव करता है। तो जबकि आर्टरीज यानी शरियाने जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। तो जब वेजियोडाइलेशन होती है पोटेशियम लेने से तो आपकी जो शरियाने हैं, दिल की शरियानों के अंदर से जो खून पास होता है, ब्लड पास होता है, वो बहुत ही इजीली होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप पोटाशियम ले सकते हैं? बहुत ही इजी सोर्सेज हैं, पिक्चर्स आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे कि टोमेटो है, जिंजर है, क्यूकम्बर है, चिकपीस है यानी छोले, कैरेट है, पोटैटो है, इस तरह स्पिनच है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर पोटेशियम रिच होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ड्रिंक्स की जिसको लेने से आपके ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल हो सकते हैं, मैनेज हो सकते हैं। आपको वो डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो एक साइंटिफिकली प्रूवन हिबिस्कस ट्री है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, रिड्यूस करती है ब्लड प्रेशर्स और बाय द मीन ऑफ 7.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक प्रेशर बाय द मीन ऑफ 3.5 मिलीमीटर मर्करी। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए थे, उसके अंदर ये इन्होंने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स निकाली थी। सेकंड तो हिबिस्कस टी जो है ये हिबिस्कस फ्लावर से निकलती है और ये इजीली हर मार्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा एक और एनालिसिस हुई थी, उसके वो बहुत ही लंबी थी, 12 वीक्स लॉन्ग थी और उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई थी ब्लड प्रेशर की। उसके अंदर उन्होंने जो टी यूज की थी वो ग्रीन टी थी और ब्लैक टी, जो हम ब्लैक टी नॉर्मल लेते हैं, दूध पत्ती वाली चाय बनाते हैं लेकिन इसमें दूध नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ ये ब्लैक नॉर्मल टी होती है।
अगेन शुगर आपको देख के लेनी है कि आप कौन सी शुगर ले रहे हो, क्योंकि शुगर, वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर ऑल आर डैमेजिंग योर हेल्थ ओवरऑल। तो आपको अपनी शुगर इंटेक्स को कंट्रोल करना है। आप हनी ले सकते हो, हनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बॉडी में जाके देर से टूटता है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाता है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। एक और न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी का क्या एसोसिएशन है? स्टडीज हैज शोन दैट ब्लड प्रेशर राइजेस एज विटामिन डी डिप्लेशंस अकर इन ह्यूमंस। Higher vitamin C intakes are associated with lower blood pressures. आपको खुद को भी पता है और अभी आपने हर जगह सुना होगा, हर डॉक्टर से सुना होगा कि आप लोग विटामिन डी जो है वो आपके इन्फेक्शन रेट को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। और विटामिन सी का नाम जब भी आपके दिमाग में या कोई भी आपको सामने से बोलता है, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, वो होते हैं ऑरेंजेस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑरेंजेस से भी ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं और उसको आप लेके अपनी विटामिन सी की इनटेक पूरी कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑरेंज ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सॉर खट्टे किस्म के ऑरेंजेस होते हैं, आप उसे कंज्यूम करते हो आपका गला आ जाता है, तो आपके पास और अल्टरनेट चीजें होनी चाहिए। सब लोग ऑरेंजेस नहीं खा सकते, तो इसमें आप पपाया देखो, इसमें आप ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च होती है, कैप्सिकम जिसको कहते हैं, वो रेड पेपर के अंदर आप देखें 128 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है वो गावा में होता है, जो आपके अमरूद होता है उसके अंदर, जिसका भी सीजन भी है, आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो यू कैन इजीली अवॉइड इन्फेक्शंस और अपने आप को आप इम्यूनिटी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हो, जैसे भी कोविड पेंडेमिक चल रहा है। तो ऐसे में आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर्स को भी कंट्रोल कर सको, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रख सको, अपने आप को ओवरऑल हेल्दी कर सको। इसके बाद एक की न्यूट्रॉन है जो कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम स्टडीज ने शो किया है कि इन्वर्सली एसोसिएट होता है विद ब्लड प्रेशर एंड कुड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंशन। और वैसे तो मैग्नीशियम बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप इसे हाई पोटेशियम और लो सोडियम डाइट के साथ लो तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप किसी एक न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड नहीं करना है, आपको अपना पूरी डाइट पैटर्न को फॉलो करना है। लाइक अगर आप डैश डाइट फॉलो कर रहे हो तो यू हैव टू टेक सम स्पिनच इन इट, उसके अंदर आप गावा लो, उसके अंदर आप नट्स लो, तो आपकी ये मैग्नीशियम, ये पोटेशियम, ये विटामिन सी, इन सब की रिक्वायरमेंट्स खुद ब खुद पूरी होती चली जाएंगी। सही है। अब स्पिनच देखें, स्पिनच में पोटेशियम भी है, स्पिनच में मैग्नीशियम भी है, तो अगर आप स्पिनच ले रहे हो तो आप ये दोनों चीजें इजीली ओवरकम कर सकते हो इनकी रिक्वायरमेंट्स को। अब लास्ट में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो पूरा का पूरा हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, उसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी लेनी है, देन आपको डाइटरी अप्रोच करनी है, उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ लेते रहो, आप खाते रहो और आप सही रहोगे, आपको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी होती है। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो अंडर फुल सुपरविजन करनी चाहिए अपने डॉक्टर्स की, अपनी डाइटिशियंस को, सबको साथ लेके चलें। और फिजिकल एक्टिविटी जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बीइंग काफी अच्छी रहती है। इसमें आप देखें एरोबिक्स एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो किस लिए होती हैं कि आपकी मसल्स एक्टिविटी को इनहेंस कर सकें। तो इन एरोबिक एक्सरसाइजेस में कौन सी एक्सरसाइजेस आती है? रनिंग आती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस। उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेन एक्सरसाइजेज है, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अंदर देखें आप चेस्ट प्रेस ले सकते हो, पुल ओवर्स कर सकते हो, बाइसेप्स कर्ल कर सकते हो, सिंपल स्क्वाट्स कर सकते हो। अब फ्लैक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट है ताकि अपनी रेंज और मोशन को आप अच्छा कर सको, ताकि आप एक्सरसाइजेस करो तो उससे आपकी कोई इंजरी ना हो, मसल इंजरी ना हो। तो उसके लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हो। और ये कुछ योगा पोजीशंस हैं जो कि इफेक्टिव होती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर कि अगर उनका बहुत फ्रीक्वेंट हाइपरटेंसिव फैक्टर्स आ रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हाइपरटेंसिव सिम्टम्स उनके अंदर अपेयर हो रहे हैं, तो वो इन पोजीशंस को डेली बेसिस पर अगर फॉलो करें तो उनके हाइपरटेंशन के लेवल्स जो हैं अलॉन्ग साइड ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड डाइट नॉर्मल हो सकते हैं।
तो क्लोजिंग पॉइंट्स यही है कि आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉलो करनी है, आपको रिड्यूस करना है अपने सोडियम इंटेक्स, लूज करना है सम वेट, क्योंकि अगर आप 5 to 10 एटलीस्ट अगर आप 10 kg तक वेट लूज करते हो तो आप इजीली अपने ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, और प्लीज 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 ये मैं अपने सब क्लाइंट्स को कहती हूँ, और मैं कहीं पे लेक्चर भी देती हूँ तो वहाँ पे भी मैं यही बोलती हूँ कि आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है, क्योंकि जब आपकी एडिक्वेट स्लीप नहीं होती है, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप एट नाइट नहीं होती, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ते हैं, जिनसे अगेन डॉक्टर अब्दुल रशीद जो बात कर रहे थे, रेनाइन एंजियोटेंसिन हार्मोन्स और ये सब एग्जैजरेट होने लग जाते हैं, बॉडी में उसके लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो एडिक्वेट स्लीप रात की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की रात में, दिन की नींद किसी काम की नहीं होती, रात में सोने की कोशिश किया करें। कंक्लूसिव पॉइंट यही है कि मेडिकेशन अकेली काम नहीं करती, इसके साथ और भी चीजें फैक्टर करती हैं, सही है, सारी चीजें अकेले काम नहीं करती, इसके साथ मेडिसिन को भी आपको लेना है। और क्योंकि अगर फैमिली में ये चीजें रन हो रही हैं, वेट गेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो फैमिली को भी सपोर्ट करनी चाहिए। फैमिली को पता है कि हमारी फैमिली के अंदर ये फैक्टर्स हैं, तो स्टार्टिंग से ही आपको अपनी फैमिली में हेल्दी डाइट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप बच सको वायरल इन्फेक्शन से, कोविड से, इन सब चीजों से, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन है आप हमें फेसबुक पे लाइव वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू। Thank you so much, Miss Kiran, for your fruitful presentation. कि आजकल जैसे कोविड-19 के इसमें जो आजकल हमारे पास कोविड-19 का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें बेसिकली देखिए ना, इम्पोर्टेंट इसी चीज की है कि हमें जो है अपनी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट अप करना है, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छा ये है कि जो आजकल हमारे पास मौसमी फ्रूट्स हैं, मौसम के जो वेजिटेबल्स हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें, और फिर ये कि हम कोशिश करें कि हम जो है अपने इम्यून सिस्टम को मजीद अपनी डाइट के जरिए, फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए, इन सब तरीकों से हम अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो कोविड-19 है या फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन सब से हम खुद को और अपने घर वालों को महफूज रख सकें। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं मिस किरण और डॉक्टर अब्दुल रशीद दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस के कर लेते हैं, तो फिर आप अपने अपने हिसाब से उसके जो क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये क्वेश्चंस है डॉक्टर अब्दुल रशीद के लिए। Who are those at risk of having hypertension, and does hypertension run in families? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जी, मैंने बताया कि 90% में तुम्हें मालूम नहीं होता कि हाइपरटेंशन क्यों होती है। इसलिए ये होता है कि हाइपरटेंशन की जो कॉजेज हैं उसको हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ये होता है कि एज है, जेंडर है, फैमिली हिस्ट्री है। अगर खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर है तो चांसेस ये है कि आपको भी या किसी को और भी हो सकता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको चांसेस है कि ब्लड प्रेशर आपको होगा। अगर आप जेंडर में मेल हैं तो ज्यादा चांसेस ये है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा, और अगर इनएक्टिव हैं तो चांसेस ये है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा। तो अगर आप बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर की और नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर की, तो ये 3 फैक्टर तो आपको मौजूद होंगे, फैमिली हिस्ट्री है, एज है, जेंडर है, ये आपके फैक्टर हैं जिनको हम सपोज करते हैं कि होता है, लेकिन 90% में हमें मालूम नहीं होता। लेकिन अगर आप इसमें जाते हैं कि साइंटिफिकली, तो वो तमाम पेशेंट जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं दे कैन डेवलप हाइपरटेंशन, क्योंकि अब तक की जो रिसर्च आई है वो यही आई है कि जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट को रिसर्च किया गया है उनमें 90% ज़्यादा पेशेंट को कोई ना कोई किडनी प्रॉब्लम था। कॉमन प्रॉब्लम जो उसके अंदर स्टोन है, किडनी के इन्फेक्शन हैं, किडनी की जो आर्टरी है उसकी स्टेनोसिस है, किडनी के साइज की बात है, ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन की बात है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पे उसका प्रॉपर इलाज करवाएं,
ताकि बाद में उसको ब्लड प्रेशर ना हो। जहां तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, सवाल है, ट्रीटमेंट में जैसे किरण ने बहुत अच्छा बताया कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम तकरीबन 20 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 10 मिलीमीटर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे वो मरीज जो को प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है या स्टेज 1 हाइपरटेंसिव में है, तो जस्ट बाय डूइंग दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको दवाएं खाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसलिए कि जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये है कि एनीबॉडी हुज ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है, वो हाइपरटेंसिव लेवल में आ जाते हैं। तो अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है, डाइट अडॉप्ट की है, और जो जैसे किरण ने डाइट्स बताई हैं जो बड़ी हेल्दी डाइट्स हैं, हर जगह इजीली अवेलेबल है, और क्या नाम है इनको अडॉप्ट किया जाए तो आपको दवाई खाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। कीप इन माइंड कि वंस द ब्लड प्रेशर मेडिसिन स्टार्ट इट कैन नॉट बी स्टॉप। आप उसको बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे तो आप समझ लें कि जो ब्लड प्रेशर है वो एक स्प्रिंग है और दवाइयां जो हैं वो स्प्रिंग को दबा के रख रही हैं। अगर आपने स्प्रिंग को रिलीज किया तो ब्लड प्रेशर शूट करेगा। इसी तरह मतलब दवाइयां आपने कभी खाई कभी ना खाई तो उससे भी ये मसला होगा। I hope I gave the answer of the question. बट आपकी आवाज नहीं आ रही। अब म्यूट है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इसके जवाब को एलिब्रेट किया। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो है मिस किरण के लिए है। शुड इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन रेस्ट्रिक्ट कैफीन, कि अगर उनको कैफीन का इस्तेमाल करना है नहीं करना है? तो मिस किरण प्लीज आप अगर आप इसका आंसर दे दीजिए। और जी सॉरी, अपनी स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर देंगे ना तो फिर आप लोग हम लोग आराम से विजिबल हो सकेंगे। होल्ड ऑन, अगर ये फिनिश हो सकती है तो जी एंड टू स्लाइड क्लिक टू एग्जिट। जी स्टॉप शेयरिंग। एग्जैक्टली नाउ इट्स। जी, कैफीन रिस्ट्रिक्टेड होती है और इसमें यही होता है कि जो मैंने टीज आपको बताई हैं, एक ग्रीन टी होती है और एक हिबिस्कस टी है जो कि काफ़ी अच्छी है। और अभी वैसे भी विंटर्स हैं तो आपको कुछ ऐसा वार्म पीने का बहुत ज़्यादा बार बार दिल चाहता है, जिसमें लोग ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, वो भी दूध पत्ती वाली। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उसके अंदर एक डैश डाइट और मेडिटेरियन डाइट, ये दोनों बहुत इफेक्टिव होती है और उन दोनों के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में यूज होती हैं। तो जब डेयरी प्रोडक्ट्स आप दूध पत्ती चाय ले रहे हो तो वो डेयरी आपका बार बार जा रहा हो, कुछ लोग मलाई डाल के ले रहे होते हैं, तो दैट्स नॉट इफेक्टिव एट ऑल। तो उसके लिए फिर वो आपको हार्मफुल इफेक्ट देंगे क्योंकि अगेन उसमें कैफीन भी है चाय के अंदर, और उसके फिर आप अगर हॉट चॉकलेट या कॉफी वगैरह ले रहे हो तो उसमें आपकी एक हाई अमाउंट ऑफ कैफीन जा रही है। बिल्कुल, तो इसलिए आपको फिर ये प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, थैंक यू। Can I add something? जी सर प्लीज यू कैन ऐड। हाँ बेटा, उसमें ये है कि जो स्ट्रॉन्ग कॉफी है या स्ट्रॉन्ग कैफीन है वो टैकीकार्डिया करती है, और टैकीकार्डिया इज वन ऑफ द फैक्टर जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हम कार्डियक पेशेंट में जिनका हार्ट रेट ज्यादा होता है उनका हार्ट रेट कंट्रोल करने की बात करते हैं। इसीलिए क्या नाम है, बजाय कैफीन के अगर आप ग्रीन टी या वेजिटेबल टी इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए एक तरीके से वेज़ोडायलेटिक इफेक्ट होती है, वो फायदा करती है। कैफीन जो है वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप बजाय इस चाय को लेने के ब्लैक कॉफी भी जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी में अगर ली जाए तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती, मगर आप इसको हाई क्वांटिटी में लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। आपकी आवाज बंद है, म्यूट है जी। थैंक यू सर एंड मिस किरण। अच्छा, हमारे पास अभी एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक कॉजेस? ओके, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है ये टर्मिनोलॉजी अब यूज नहीं होती, पहले हुआ करती थी। अब हम ब्लड प्रेशर को कहते हैं एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन से मुराद हम उस एक्सीलरेटेड ब्लड प्रेशर को कहते हैं जिसमें टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो,
टारगेट ऑर्गन में मतलब ये है कि कोई दिल की तकलीफ हो रही हो, दिमाग की तकलीफ हो रही हो या गुर्दों की तकलीफ हो रही हो। मैं ऐसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर मरीज को कहता हूं कि आप 4 सिम्टम अगर आप में हो रही हैं तो ये आपको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। पहले मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन लोग कहते थे कि 180 से ज्यादा 180 110 हो तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें आप एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहलाते हैं। वो जो 4 अलामतें हैं वो सिम्टम इतनी आसान है कि हर आदमी उसका जवाब दे सकता है। यानी उसमें यह है कि चलने में दर्द हो रहा है, एंजाना, लेटने में खांसी हो रही है, हार्ट फेलियर, नजर में कोई फर्क हो रहा है, एक डिप्लोपी हो रहा है, मतलब डबल विजन नजर आ रहा है, ये धुंधला नजर आ रहा है, तो सीएनएस सिस्टम, यूरिन में आउटपुट कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, मुंह पे फेस पे स्वेलिंग हो गई है, तो ये आप क्या नाम है कहेंगे किडनी इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम के तमाम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की अलामतें होती हैं और इनमें अगर मरीज आता है तो इसमें मरीज को दाखिल किया जाता है, इसको घर पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। बाकी अगर कोई अलामत नहीं है तो खाली सिंपल एक्सेलेटेड या नॉन अर्जेंट ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसे कहते हैं सिर्फ अर्जेंसी नॉट इमरजेंसी। तो अर्जेंसी में खाली ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है विदाउट टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, और जब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट को दाखिल किया जाता है। जो फिर मैं कहता हूँ कि जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की टर्मिनोलॉजी है वो अब मसरूफ हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, इसको यूज नहीं किया जाता। अभी कहा जाता है कि अर्जेंसी या इमरजेंसी। अर्जेंसी मीन्स विदाउट टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट और इमरजेंसी मीन्स व्हेन द टारगेट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्रीफ आंसर के आपने बता दिया मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, क्या इसके जो कॉजेस हो सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मिस किरण के लिए, क्या है, व्हाट इज द बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर हाई ब्लड प्रेशर? यस, द बेस्ट ब्रेकफास्ट इज कि अगर आप एक ब्रेकफास्ट अपना देख रहे हो तो उसके अंदर आप ले सकते हो कि आपने 1 स्लाइस ऑफ होल ग्रेन ब्रेड ले ली, इधर अ ब्राउन ब्रेड और ब्रांड ब्रेड और अ मल्टीग्रेन ब्रेड, ठीक है। उसके साथ आपने 1 कप ऑफ मिल्क लिया और आपने एक ग्रीन टी ली। ग्रीन टी ले सकते हो या हिबिस्कस टी जो मैंने आपको बताई है कि वेजिटेबल्स टी होती है, फ्लावर्स से बनी हुई होती हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, वेज़ोडाइलेशन इफेक्ट देती है, तो आपका ओवरऑल डे बहुत अच्छा जाता है इसके थ्रू। तो एक आपने हर्बल टी ले ली, उसके साथ आपने एक ब्राउन ब्रेड जो कि कोई भी मल्टीग्रेन ब्रेड हो, और आपने एक ऑमलेट लिया। ऑमलेट के अंदर आप ये कर सकते हो कि आपने जो एग यॉक है वो आप उसमें से निकाल लें, और एग वाइट जो है आप आराम से उसको अच्छी तरीके से बीट कर लें, और उसके साथ कुछ पीसेस ऑफ स्पिनच डालना है। तो ये आपका एक प्रॉपर और अच्छा सा विद पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आपका एक प्रॉपर मील बन जाएगा ब्रेकफास्ट का, और वो आप लें, और ये दिस इज अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट फॉर यू, और उसको आप लेके अपना डे स्टार्ट करें। उससे आपको ओवरऑल हेल्दी फील होगा, फ्रेशनेस आएगी क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स और ऑल सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर फर्दर आप अपनी डे को फ्रूट्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक बात आपसे पूछूं, क्वेश्चन, ये जो एग विद यॉक का मामला था ना, ये पहले बहुत ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक नाइटमेयर था कि हम ये कहते थे कि जहां उसको मरीज को दिल की तकलीफ हुई अंडा नहीं खाना, खासतौर पर सब्जी मत खाना, सफेदी खाना। लेकिन बेटा जब रिसेंट ट्रायल्स आई हैं और भी जो बिल्कुल रिसेंटली ESC में जो रिकमेंडेशन आई है उसमें ये है कि आप 1 एग पर डे विद यॉक ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा लेते हैं तो वो मना है, क्योंकि जो एग के फैट है वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना कि बटर का और दूसरी चीजों का है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप 1 एग जो है ना पर डे इजीली ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उससे ज्यादा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें जो हार्मफुल एग की क्वांटिटी है वो इतनी नॉमिनल होती है कि वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये जो हमारी अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन है इसकी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की, अमेरिकन कार्डियोलॉजी की, वो ये है कि 1 एग विद यॉक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसा आपने बताया कि उन्होंने क्या नाम है लस्सी भी रखी हुई है और पराठे भी चल रहे हैं, तो भी डेफिनेटली फिर आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। और हमारे यहाँ जो कहने में डाइट का पैटर्न है सुबह के नाश्ते का, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बगैर पराठे के तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है। Exactly. तो ये चीज जो है ना, पराठा भी अगर बनाना चाहते हैं तो प्लीज वो तेल में बनाए, हल्का तेल हो। लोग मुझमें कहते हैं ना कि जब मेरे पास जो आते हैं मरीज
वो ऐसे आते हैं कि जिनको बड़ी क्या होती है, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, वो कहते हैं जी तेल कितना इस्तेमाल करें। मैंने कहा भाई खड़ा चमचा इस्तेमाल मत करो, 1 चमचा डालो। वो तेल इतना बड़ा हुआ होता है, तो आप डॉक्टर ने तेल अलाउ किया हुआ है तो बहुत ज्यादा तेल डालते हैं, वो भी मुनासिब नहीं होता। गुड थिंग। तो ये मैंने कहा हमेशा क्लैरिफाई कर दूं, इसको आप दोबारा भी देख लीजिएगा। एग्जैक्टली, एक्चुअली रिसर्चेस बहुत सारी और अभी तक कॉन्ट्रडिक्टेड इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं एग यॉक के ऊपर, और ये क्लाइंट्स को एलिब्रेट करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतनी मिथ्स सुनकर आए हुए होते हैं कि मैं एग यॉक इसलिए नहीं देता कि मेरे डॉक्टर ने मना किया, या मैं एग यॉक इसलिए नहीं देती, मैंने फला जगह पढ़ा था कि एग यॉक के अंदर तो बहुत ज्यादा लिपिड्स होते हैं और फैट्स होते हैं, तो उससे तो हो जाएगा। तो एक इजी अगर किसी को बताने के लिए बताया जाए तो आप इस तरह फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर अब वो साइड पे पराठा भी ले रहे हैं, और अच्छा पराठे के सिर्फ ऊपर दे नहीं लगता, उसके अंदर भी वो अच्छे से घी होता है, और देन ऊपर भी घी होता है, और असली घी भी डालते हैं, वो कहते हैं जमता नहीं है। जमता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें एक चीज ये भी तो है ना कि जैसे ये जो है हमारे पास जो डिफरेंट डाइट चार्ट्स होते हैं, ये जो हम डाइट प्लान्स बनाते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी कर रहा होता है कि किसको कौन सी जो है बीमारी है। तो इस लिहाज से जो है ये ज्यादा जो है बेहतर होता है कि हर शख्स अपने डॉक्टर से जो है उनसे मशवरे के बाद फिर वो अपने लिए एक सेपरेट डाइट प्लान बनवाए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई वो नमक का इस्तेमाल कर रहा है या अंडे का इस्तेमाल कर रहा है तो वो आगे जाके उसके लिए हार्मफुल ना हो। कि भाई हमारी फैमिली में एक डाइट पेशेंट है, उन्होंने तो जो है नमक भी खाया अंडा भी खाया, तो उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं भी खा लूं। तो ये आई थिंक पेशेंट वेरी करते हैं। आपकी बात पे इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर सर, लेकिन इसके अंदर ये भी बहुत है कि आजकल नेट पे इजीली इतने एक्सेसिव डाइट प्लान अवेलेबल है ना कि आप बस एक क्लिक पे आप डाइट प्लान वो सेंड कर देते विदाउट एनी मेडिकल हिस्ट्री। तो हमेशा जब भी आप किसी के लिए बना रहे हो, डाइटिशियंस जो भी हैं, तो उन सबको ये करना चाहिए कि पहले मेडिकल हिस्ट्री लें, सामने वाली देखें उसकी चॉइसेस क्या है, वो किस चीज को खाना चाहते, किस चीज को नहीं खाना चाहते, उसके अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान करें, ताकि वो उसको लॉन्ग लास्टिंग लेके जा सके। अगर आप उनको बस बता देंगे कि ये खाना है, तो कल को वो फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं क्या फौज आपकी बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मेरे पास जब मरीज आता है ना, मैं कहता हूँ मैं आपको मोटी बात बता सकता हूँ, बाकी आप डाइटिशियन के पास जाइए, वो आपको आपकी प्रॉपर डाइट आपकी रिक्वायरमेंट के साथ देगी। अब आप फर्ज कीजिए कि कोई कहता है जी मुझे तो मगज खाने का शौक है, तो भाई मैं तो मगज नहीं खिलाता था उसको, सही बात है, लेकिन आप भी कहते थे कि हाँ भाई आप महीने में इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं, वो आपको एडजस्ट करके ये काम जो है डाइटिशियन का है। हम मोटी बात बताते हैं कि भाई आपने मोटी बात ये कि डायबिटीज के तो मीठा नहीं खाएं, कार्डियो पेशेंट हैं तो आप चिकनाई मत खाएं। अब मरीज जाता है बाहर निकल पाता है, डॉक्टर साहब मैं ये खा लूं, डॉक्टर साहब ये खा लूं, तो आप डाइट प्लान हर को इंडिविजुअल नहीं दे सकते। हमने भी डाइट प्लान बनाया हुआ है, एक जर्नल बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि आप डाइटिशियन के पास जाइए। डाइटिशियन का रोल इतना ही इंपॉर्टेंट है कार्डियोलॉजी में, मेडिसिन में, जितना कि आप नर्सेज का या फार्मासिस्ट का है। आप उनकी एडवाइस के बगैर प्रॉपर मरीज को डाइट नहीं बता सकते। तो मैं आई ऑलवेज से माय पेशेंट के सी अ डाइटिशियन, वो आपकी वेट, हाइट, आपकी हिस्ट्री, तमाम चीजों को देख के बताएगी कि भाई अब मरीज को मल्टीपल प्रॉब्लम है, उसे किडनी प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो एक ने नमक बंद कर दिया, एक ने चिकनाई बंद कर दी, एक ने प्रोटीन बंद कर दी, एक ने कहना कार्बोहाइड्रेट बंद कर दी, तो खाएगा क्या? तो उसमें ये आपने जो कुछ भी खाना है और फिर आपको पसंद क्या है, मुझे क्या मालूम आप क्या पसंद करते हैं। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को डाइटिशियन क्यों एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत बारीकियां मौजूद है। तो मैं ऑलवेज आई से माय पेशेंट सी अ डाइटिशियन फॉर प्रॉपर डाइट। वो आपको बताएगी सुबह क्या खाएं, शाम को क्या खाएं, कितनी कैलोरीज की आपको जरूरत है, वेट कम करेंगे तो इतनी कैलोरीज कम करनी है, वेट बढ़ाना तो इतनी कैलोरीज बढ़ानी है आपने, वो आपको प्रॉपर डाइट देगी। ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो आई ऑलवेज रेफर माय पेशेंट टू अ डाइटिशियन कि भाई आप उनसे जाके मैं आपको मोटी बात बताता हूँ कि मीठा नहीं खाओ, चिकना नहीं खाओ, नमक कम कर लो, लेकिन मैं कि जी आप इतनी खाएं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं ख्याल में जैसा कहते हैं कि हेल्थ केयर में 3 पिलर हैं, फार्मासिस्ट, नर्सेज और डॉक्टर। तो चौथा पिलर जो है वो एक डाइटिशियन का बहुत जरूरी है, और उसको हर जगह पे हमें प्रमोट भी करना चाहिए, जो अभी तक प्रमोट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो है जिस तरीके से हम कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, इसी तरीके से कि सेल्फ डाइट से भी अवॉइड करें। बिल्कुल
अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद जो है आप अपनी डाइट स्टार्ट करें। मेडिकेशन के साथ साथ अब सेल्फ डाइट, इससे भी थोड़ा सा अब हमें वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, कि आज आपने इतना अच्छा हमारा जो है वंडरफुल सेशन हुआ। थैंक यू सो मच मिस किरण, कि इतनी ज्यादा हमें आज जो है हाइपरटेंशन के हवाले से, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला है, उनको किस तरीके से अपने जो है इसको मैनेज करना है, और फिर डाइट इसमें जो है किस तरीके से लेनी। क्योंकि देखिए ना आजकल कोविड-19 में तो हमें इम्यून सिस्टम पर ही ज्यादा वो है कि आपको अपने जो है इम्यूनिटी को जो है बूस्ट अप करना है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा जो है फ्रूटफुल रहा, कि बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि जो है लोगों ने इस चीज को समझा होगा और जाना होगा कि जो है डॉक्टर की जो है रिकमेंडेशन के साथ अपनी आप डाइट को इस्तेमाल करें, और एक हेल्दी डाइट का इंतखाब करें। उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इन सब चीजों को जो है मद्देनजर रखकर आप अपने हाइपरटेंशन को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये सेशन था, ये जो आज का हमारा वेबिनार था फॉर हाइपरटेंशन इन रिसर्च सिनेरियो ऑफ कोविड-19, तो आज यहीं पर ही इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में मजीद किसी और टॉपिक के ऊपर बात करने आएंगे। और फिर ये कि अगर आप लोग के जो फीडबैक्स हैं, जो आप लोगों के जो अगर कोई सजेस्टिव आइडियाज हैं, वो आप लोग हमें हमारे हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के